वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फिर से वही क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लेके आया हूँ। मतलब चौथा वाला ये सीरीज है। 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं 2023 में, वो मैंने अपलोड कर दिया है। आज की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि आज के वीडियो में जो भी मैं 20-25 मिनट का बनाऊंगा, इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जिससे आपके जो तीन चैप्टर हैं, आई थिंक ह्यूमन आई, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर है जहाँ से आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, तो मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी से, कुछ ह्यूमन आई से और कुछ आपके लाइट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम उसको मतलब अच्छे तरीके से बिना डाउट में हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसको बोल रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब बहुत बार आया। अगर नहीं आ रहा है तो आपका बैड लक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां बार बार करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो पहले पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 20 ओम, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस। लेंथ को क्या किया जा रहा है, ट्वाइस कर दिया जा रहा है। लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस its original length, calculate the new resistance of wire and what is the effect on resistivity। कह रहा है एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। कब? जब उसकी लेंथ L थी और एरिया A था, तब उसमें रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम था। ठीक, अब हमने लेंथ को क्या किया, बढ़ा के डबल कर दिया, मतलब ट्वाइस कर दिया। डबल नहीं लिखा है, ट्वाइस लिखा है। ठीक, बात वही है, ट्वाइस कर दिया उसके ओरिजिनल लेंथ के। मतलब अगर शुरू में वो L था तो हमने उसको बढ़ा के क्या कर दिया 2L कर दिया। ठीक, कह रहा जब 2L करेंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा उस वायर का, ये बताना है। और रेजिस्टिविटी अगर पहले कुछ होगी तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, वो बढ़ेगी घटेगी कि नहीं, सेम रहेगी, क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया। ठीक है, सॉरी बच्चों मैं रेड मार्कर लेने चला गया था। तो हम क्या कह रहे थे कि पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है फॉर्मूला। तो इनिशियली रेजिस्टेंस हमारा कितना है 20 ओम है। तो अगर मैं इसको R1 मान लूँ, क्या मान लूँ R1, तो हमारा ये क्या बनेगा 10 ओम बराबर, सॉरी 20 ओम बराबर रो, उस समय हमारी लेंथ क्या थी L थी और एरिया क्या था A था। ये हमारा निकल के आएगा कि नहीं, ये तब की बात है जब हमारा वायर 20 ओम का रेजिस्टेंस उसके अंदर है और उसकी लेंथ क्या है L है। मान लेते एक वायर है, उसकी लेंथ क्या है उस टाइम L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका A है, तब हमारा रेजिस्टेंस उस टाइम 20 ओम है। ठीक, अब क्या कहा कि लेंथ को हम क्या कर दे रहे हैं, खींच के डबल्ड कर दे रहे हैं। लेंथ को हम खींच के क्या कर दे रहे हैं, डबल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, लेंथ को खींच के हमने 2L कर दिया, क्योंकि बोला है कि ओरिजिनल लेंथ का डबल कर दे रहे हैं, मतलब ट्वाइस कर दे रहे हैं, 2L कर दिया। तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी लेंथ को हम खींच के डबल करेंगे उतना ही हमारा एरिया कम हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देखोगे घर में कि अगर आप वायर को जितना खींचोगे उसकी अगर लेंथ बढ़ती है तो उसकी एरिया क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब उतना वो पतला हो जाता है, अगर मोटा रहेगा तो पतला हो जाएगा अगर उसकी हम लेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो L का 2L हो गया, तो जब 2L ये होगा तो इनिशियल एरिया A थी, तो बस हमको ये ध्यान रखना कि जितना ये बढ़ेगा, जितने टाइम लेंथ हमारा बढ़ेगा उतने ही टाइम हमारा एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे A/2। ठीक है, मतलब जब लेंथ हमारा डबल हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा A/2। अगर लिख देता है कि लेंथ ट्रिपल हो जा रहा है तो एरिया A/3, लेंथ 4 गुना बढ़ जा रहा है तो एरिया A/4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कहा कि लेंथ L/2 हो जा रहा है, मतलब लेंथ आधी हो जा रही है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा, एरिया वहां पे डबल हो जाएगा। मतलब अगर कोई वायर इतना बड़ा है, मतलब ये मान लू मैं मान लेते हैं कि इतना बड़ा अगर वायर है हमारा, इसको अगर मैं खींचूंगा तो इसकी जो ये थिकनेस है ये कम हो जाएगी, मतलब एरिया कम हो जाएगा। ठीक,
और इसको अगर मैं कम करूंगा, मतलब इसकी लेंथ को मैं अगर आधा कर दूंगा ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका, उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ L/2 होता है तो एरिया 2A हो जाएगा, और यहाँ अगर लेंथ 2L होगा तो एरिया A/2 हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल चल रहा है और सेम अमाउंट में होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो बस, तो अगर मैं दूसरा रेजिस्टेंस निकालूं, मतलब इसका रेजिस्टेंस तो हमको पता है R1, अब इसका अगर मैं R2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो वही रहेगा, लेंथ कितना हो जा रहा है L/2, सॉरी 2L, लेंथ कितना हो जा रहा है 2L, तो 2L हो गया और एरिया हो जा रहा है A/2। ठीक, इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और L/A यहीं रहेगा, और ये 2 ऊपर, ये 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि इस रो L/A के बराबर क्या है, पहले वाली इक्वेशन से यहां से आप देख सकते हो कि इस रो L/A के बराबर क्या है, 20 ओम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 20 ओम आराम से रख सकते हैं, 20 ओम रख देंगे, तो 20 ओम इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80 ओम। मतलब जब हमारी लेंथ बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, तो हमारा नया रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 80 ओम आएगा। अब मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी अगर ऐसे डबल होता है, मतलब जो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए लेंथ, तब जो ट्रिक मैंने बनाया था, तो वहां जो नया रेजिस्टेंस आता है R न्यू इक्वल टू होता है N स्क्वायर इंटू R ओल्ड। ये आप अपने कहीं भी नोट्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो N स्क्वायर टाइम्स होगा पुराने वाले रेजिस्टेंस के। ये कब अप्लाई आपको करना है, ये आपको MCQ वाला अगर पैटर्न में कोई कुछ पूछेगा तो आपको ये अप्लाई करना है। अगर आपको 3 नंबर में पूछेगा तो आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने नंबर करेगा उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं R न्यू इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R ओल्ड। अब आप पूछोगे सर N क्या है, तो N यही है, ये जो ट्वाइस कह रहा है, थ्राइस कह रहा है, 4 टाइम कह रहा है, 5 टाइम कह रहा है, वही क्या N की वैल्यू है। तो यहाँ तो N की वैल्यू क्या है, ट्वाइस का है, तो N की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। तो मैं अगर नया रेजिस्टेंस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 का स्क्वायर इंटू R ओल्ड। पुराना रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, 20 ओम। ये देखो 20 ओम हो गया, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 20। तो यहाँ से भी क्या आंसर आ गया, 80 ओम आ गया कि नहीं। ठीक, तो ये ट्रिक था, आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। ये कब है, जब हमारी लेंथ डबल होगी, ट्रिपल होगी, 4 गुना होगी, तब सीधा हम क्या करेंगे, R न्यू इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R ओल्ड। ठीक, ये चीज हो गया। तो पहला क्वेश्चन, हाँ अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, ये तो हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब कह रहा है रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पहले क्या थी, रो थी, और हमने लेंथ डबल कर दिया, एरिया आधी हो गई, तब नया रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तब हमारी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रो पे। थोड़ी देर आप सोच लो। तो आपने कहीं एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ और एरिया जो वायर की होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। जो रेजिस्टिविटी हमारी होती है वो डिपेंड करती है केवल मटेरियल पे, डिपेंड ऑन मटेरियल ओनली। ठीक है, मटेरियल ओनली, केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल तो हमने बदला नहीं, जिस मटेरियल का पहला वायर था वही वायर है, हमने बस उसकी लेंथ बड़ा कर दी, मतलब डबल कर दिया, तो एरिया आधी कर दी। तो हमारा मटेरियल जब बदला नहीं तो हमारी रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी, तो रेजिस्टिविटी हमारी अनचेंज रहेगी, पहले जितनी थी उतनी ही अब भी रहेगी। चाहे हम वायर के डायमेंशन को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था, और इसी क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया बोर्ड में आपके। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो है ह्यूमन आई सी। क्या कह रहा है, अ पर्सन विद अ डिफेक्टिव आई विजन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट नियरर देन 1.5 मीटर। मतलब जो 1.5 मीटर से नजदीक कोई ऑब्जेक्ट रह रहा है तो वो देख नहीं पा रहा है, वो मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, दूर का देख ले रहा है, यही क्लियर है ना। तो ही वॉन्ट्स टू रीड बुक, उसको किताब पढ़नी है, एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, जो कितने दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब वो 1.5 मीटर से कम ही दूरी पे है, तो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ तो पा नहीं रहा है। ठीक, क्योंकि उसको अनेबल है, मतलब वो देख नहीं पा रहा। फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस ही नीड्स इन हिज स्पेक्टिकल्स। मतलब जब वो चश्मा लगाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना है तो चश्मा लगाना पड़ेगा, तो जब वो चश्मा लगाएगा तो उस चश्मे में जो लेंस लगी होगी उसका नेचर क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी और उसका पावर क्या होगा, आपको ये चीज यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिफेक्ट कौन सा है।
तो आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि पास की चीजें उसको नहीं दिख रही है, मतलब 1.5 मीटर के पहले वो जो भी चीज है नजदीक में वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दूर की चीजें वो देख ले रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले डिफेक्ट लिख देता हूं, डिफेक्ट कौन सा है, फिर न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसका करेक्टेड लेंस कौन सा यूज करेंगे, करेक्टेड लेंस, तो वो यूज करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो मतलब जो हमारा V आना चाहिए, सॉरी F आना चाहिए और पावर आना चाहिए, वो किसमें, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो हमने डिफेक्ट पहचान लिया हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि उसको पास का नहीं दिख रहा था, दूर का दिख जा रहा था, पास का नहीं दिख रहा था, दूर का दिख जा रहा था, तो लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, ठीक। और लेंस हमें उसमें कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे। अब देखो इसमें जिस चीज, मतलब जहां तक वो बोलता है कि देख नहीं सकता है, वो क्या बोलेगा, 1.5 मीटर के पहले नहीं देख पाएगा। तो जहां तक वो बोलता है अनेबल, जिस भी वैल्यू दी रहेगी और बोलेगा अनेबल, तो समझ लेना वो इमेज की डिस्टेंस दिया है। तो इमेज की डिस्टेंस हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर। अब देखो ह्यूमन आई में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, ये एग्जैक्टली हमारे लाइट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जितने न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जितने केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो भी लेते हैं, जो भी डिफेक्ट में लेते हैं, उसमें जितने भी हमारे इमेज बनता है वो हमेशा, ये अगर हम खींचे तो इस साइड ही बनता है, ठीक है। तो इस साइड जब हमारा बनता है तो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होता है, ठीक। तो हमारा इमेज की वैल्यू भी हमेशा ह्यूमन आई वाले, अगर ह्यूमन आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो उसमें जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -1.5 मीटर। यू तो आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव होता है, तो -30 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक। अब देखिए गलती क्या होगी, पहले गलती आप क्या करोगे कि आप इसी को सॉल्व कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है, सॉरी इमेज डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -150 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/-150 माइनस ब्रैकेट में -1/30, ठीक। अब ये माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -1/150 प्लस 1/30। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 150, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +5, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/150। मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 150/4। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 37.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो हमने नेचर बता दिया और फोकल लेंथ बता दी। अब आपको सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है। फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, 1/f, कब, जब f हमारा मीटर में हो, या 100/f, कब, जब f हमारा f किस में हो, फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100/37.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियरली आता है प्लस में 2.66 डायोप्टर, ठीक है, 2.66 डायोप्टर। तो हमने निकाल लिया। फिर से मैं बोल देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस लिया, हमें बस क्या याद रखना है कि V की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, किसमें, ह्यूमन आई के केस में। लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में ना ले लेना, ह्यूमन आई के केस में, क्योंकि हमेशा इमेज इधर ही बनती है, ठीक। और यू हमेशा नेगेटिव लेते ही है।
दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, हम एज इट इज पुट करके वैल्यू निकालते हैं, तो वो नहीं करना है, हमको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लानी पड़ेगी। जब सेम यूनिट में आ गया फिर हम सीधा सीधा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एफ निकलेगा, एफ निकला तो हम पावर को लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर या 100/f इन सेंटीमीटर, तो पावर यहाँ से निकल जाएगा 2.66 डायोप्टर। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम एक्स, एयर से किसी मीडियम एक्स में लाइट इंटर कर रही है, उसकी स्पीड मीडियम में एक्स कितनी है, मतलब एक्स जो मीडियम है उसमें उसकी स्पीड कितनी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, तो उस एक्स मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, तो मैं इधर वाला कर देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम एक्स, किसी मीडियम एक्स से, अगर मैं ऐसे बना दूं, मान लेते एयर है, ये कोई मीडियम एक्स है, ठीक है, किसी मीडियम एक्स से लाइट एंटर कर रही है। अब ये रेयर डेंसर हमें नहीं पता, ठीक है, ये रेयर ये हवा और ये डेंसर है, रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी रेज, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगी, ठीक। अब मीडियम एक्स का हमको दिया क्या, इट्स स्पीड इन मीडियम एक्स, इसमें स्पीड दिया है, इसमें हमको क्या दिया है, स्पीड दिया है, तो स्पीड दिया कितना 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमसे क्या पूछा है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, मतलब इसका म्यू कितना होगा, क्या चीज म्यू कितना होगा, म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो स्नेल्स लॉ में आया था, और उसी को आगे हमने एक्सटेंड किया कि एक और फॉर्मूला बनाया था। तो आप पढ़े होंगे एक तो कि म्यू इक्वल टू, मैं तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो तीन फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। म्यू इक्वल टू एक पढ़े होंगे आप साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है स्नेल्स लॉ ही है, ठीक। फिर आप पढ़े होंगे 1 या ए म्यू जी, एयर म्यू ग्लास इक्वल टू म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ये पढ़े होंगे, और यही किसके बराबर हो जाता है सी बाई बी के, सी बाई वी के। अब सी यहाँ क्या है, तो सी हमारा यहाँ होता था स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और वी क्या होता था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और बी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। तो सेम यहां भी वही चल रहा है। अब यहां हम एयर और ग्लास लिए थे, यहां एयर है और यहां जी की जगह हम मान लेते हैं क्या है एक्स है, तो इसको ए म्यू एक्स ही मान लो, ठीक। तो यहाँ म्यू एयर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ म्यू एक्स हो जाएगा, ठीक। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया नहीं है दोनों का हमें, लेकिन इसका पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से हम वही लगाएंगे कि म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक।
अब देखो हमको v दिया है, कितना दिया है, मीडियम की स्पीड, मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी थी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन नहीं रहेगी, जैसे कि क्वेश्चन में इसमें भी गिवन नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बस अगर आपको ये पता है तो फिर कुछ है ही नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ रखेंगे और नीचे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ रखेंगे। फिर इसको 10⁸ से 10⁸ खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम में कट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया x का, ठीक है, मतलब ax का कितना आ गया 2 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन अभी देखा, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जो ओम्स लॉ पे होगा, फिर मैं इस वीडियो में विश्राम करूंगा। तो 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक ह्यूमन आई से कराया, ये एक लाइट चैप्टर से था। लाइट में आपको नॉर्मल रिफ्लेक्शन का तो कर लोगे अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है तो, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा अलग था तो मैंने इसको करा दिया। बाकी एक क्वेश्चन मैं ओम्स लॉ पे कराता हूँ, उसके बाद से फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। तो बच्चों ये हमारा 4th क्वेश्चन है, इसमें हमको ओम्स लॉ जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमको ग्राफ वाइज क्वेश्चन दे देता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन उस पर भी करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर वाई एक्सिस पे करंट दिया है और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है वोल्ट दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है, ठीक, वैल्यू 2468 आप देख सकते हो। और ये ग्राफ आपको बना के दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस एंड करंट एट V = 10 वोल्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहली गलती क्या करेंगे बच्चे, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें बच्चे गलती करते हैं, मतलब आता हुआ क्वेश्चन वो गलत करके आते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पता रहता है सबको कि जो इसका ग्राफ होता है वो हमको रेजिस्टेंस देता है, तो क्या करते हैं ऐसे 4/8 = 1/2 लिख देंगे, R = 1/2 ओम उनका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। या हम मान लो ये भी करते हैं कि R = डेल्टा टर्म में लिखते हैं, तो ये लिख लेंगे 4 - 3 और यहाँ लिख लेंगे 8 - 6, तो यहाँ भी आंसर क्या है 1/2 ओम। ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक। क्यों गलत है, क्योंकि आप बेसिक भूल जाते हो। क्या बेसिक भूल जाते हो, तो बेसिक में क्या बताया गया है कि जो स्लोप हमारा होता है किसका स्लोप होता है, किसके स्लोप का हमारा रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्लोप ऑफ VI ग्राफ होता है, क्या होता है VI ग्राफ, ठीक है। V मतलब y एक्सिस पे और I मतलब x एक्सिस पे रहेगा, तब हमारा जो ग्राफ बनेगा ये हमको क्या देगा रेजिस्टेंस देगा, ये हमको क्या देगा रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। ये हमको क्या देगा रेजिस्टेंस देगा, किसका VI ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, आप मैथ में पढ़े होगे tan थीटा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा क्या है उल्टा है, ये IV ग्राफ दिया है, तो यहां से जो हमको मिलेगा वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। बात समझे। तो हम पढ़े थे कि जो R होता है, अगर स्लोप ऑफ VI ग्राफ रहता है तो R की वैल्यू होती है डेल्टा V/डेल्टा I। ये कहां से आया, तो आप पढ़े होगे V = होता IR, ये पढ़े हो ना। तो यहां से अगर R = लिखेंगे क्या हो जाएगा V/I। तो यहाँ पे हमारा चेंज आ रहा है, और चेंज हमारा क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ मिल रही होगी इसके बीच में वैल्यू हमेशा रेजिस्टेंस की कांस्टेंट आती रहेगी, जो चेंज आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे इसमें निकालू वोल्टेज में निकालू या करंट में निकालू, ठीक। तो ये हमारा R = V/I से ही हमारा ये ऐसे फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो हमारा क्या उल्टा है ना, I ऊपर है V नीचे है, क्या है यहाँ पे I ऊपर है V नीचे है। तो यहाँ अगर हम जो निकालेंगे, मतलब अगर मैं आप वैसे करते तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/R = डेल्टा I/डेल्टा V, ठीक। डेल्टा I कितना हो जाएगा, तो 4 - 3 और डेल्टा V 8 - 6, ये ले लो, या और लिख लेता हूं, आप दूसरा लेना चाहो तो ये भी ले लो 3 - 2 / 6 - 4, या
आप ये भी ले सकते हो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 2। आप देख सकते हो किसी भी तरह से वैल्यू लोगे तो आपको 1/2 1/2 1/2 ही आएगी। ये कितना आ रहा है 1/2, लेकिन ये 1/2 क्या है 1/r है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने चीज़ें क्या रखी है उल्टी रखी है, तो उल्टा रखा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं अगर r को यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 ओम। तो ये आपका आंसर होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा इसका 2 ओम। कहीं भी लूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 2 ओम। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था कि 10 वोल्ट पे करंट कितना होगा। ठीक, तो यहाँ 10 वोल्ट है नहीं, लेकिन आप इसके तहत प्लॉट कर सकते हो। मतलब अगर कहीं 10 वोल्ट यहाँ होगा तो इस 10 वोल्ट पे ग्राफ से ऐसे जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे प्लॉट करेंगे। तो 10 वोल्ट हमारे पास है और रेजिस्टेंस हमको पता चल गया है कितना है 2 ओम है। तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, और यहीं से मैं I इक्वल टू क्या लिखूंगा V/R। V इक्वल टू क्या होता है IR और I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V कितना हमको है जिस पे निकालना ये देखना है, कितने पूछ रहा है 10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट ऊपर रहेगा और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर आपका करंट का हो गया। तो आप ग्राफ के मदद से भी रेजिस्टेंस और करंट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, तो फुल ये चारों न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल हुए होंगे, क्योंकि इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चे गलती बहुत करते हैं। ये आता तो है उनको, लेकिन वो एग्जाम में गलत करके फिर भी आ जाते हैं। इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आता हूँ, और ये नए भी हैं, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आऊँगा। तब तक ये 4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में रखिए। और पिछले अगर आप पहली वीडियो अगर आप ये देख रहे हो तो इसके पहले मैं 3 वीडियो सीरीज पे बना चुका हूँ, आप वो भी देख लेना। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन करके मैंने 20-20 मिनट के अंतराल में बनाया है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं या जिसके चांसेस इस साल आने के ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप ऐसे सीरीज में बने रहिएगा। ठीक है, और मैराथन आपको देखना तो मैराथन भी पढ़े हैं, ऐसे ही मैथ्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, SST के पढ़े हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पूरा विजिट कर सकते हो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।